मन में अगर विश्वास हो तो हर मंजिल करीब लगती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट एट 12। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। आइए सीधे रुख करते हैं हेडलाइंस का। डिजिटल शक्ति से बदली देश की तस्वीर। सेवा, पारदर्शिता और सशक्तिकरण के इस नए युग में टेक्नोलॉजी बनी गरीबों की ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, टेक्नोलॉजी ने तोड़ी हर बाधा, तकनीक के जरिए अब अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा असली लाभ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज मसूरी दौरे पर। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों को देंगे नेतृत्व का मंत्र। 127वें इंडक्शन प्रोग्राम में 19 राज्यों के 97 अधिकारी होंगे मौजूद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव की प्रेस वार्ता। 21 जून को देश भर के आइकॉनिक स्थलों पर होंगे विशेष आयोजन। कार्यक्रम को बताया योगा रेवोल्यूशन का वैश्विक उत्सव। विकसित कृषि संकल्प अभियान अंतिम चरण में। देश भर की 2170 वैज्ञानिक टीमें करेंगी वर्चुअल भागीदारी। कृषि नवाचार की दिशा में एक बड़ा कदम। और भीषण गर्मी और लू से उत्तर भारत बेहाल। दिल्ली में जारी हुआ रेड अलर्ट। तेज धूप और गर्म हवाओं से हालात गंभीर। बिजली पानी की मांग रिकॉर्ड स्तर पर। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने एक मूक डिजिटल क्रांति की पटकथा लिखी है। महज 25 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ताओं से लेकर 97 करोड़ तक से अधिक यूनिकॉर्न, 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप और ग्लोबल रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स में लगभग 50% हिस्सेदारी के साथ हम वास्तव में विकसित भारत के लिए, भविष्य के लिए तैयार समावेशी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार शाम को दिल्ली के सभी बीजेपी विधायकों और सांसदों से मिले। प्रधानमंत्री के साथ इस बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और बीएल संतोष भी शामिल थे। ये बैठक राजनीतिक नहीं बल्कि विजन और भावी कार्य योजना को लेकर एक सॉफ्ट बातचीत की तरह रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ संदेश दिया कि जो भरोसा दिल्ली वालों ने हम पर जताया है उस पर पूरी तरह खरा उतरना है। उन्होंने कहा कि काम ही हमारी पहचान बननी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली बीजेपी सांसदों, विधायकों, पदाधिकारियों संग बैठक में विकसित भारत में विकसित दिल्ली पर जोर दिया और जनता के बीच समय बिताने की सलाह दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उनके मंत्रिमंडल, सहयोगियों और शहर के अन्य निर्वाचित भाजपा सदस्यों के साथ राष्ट्रीय राजधानी के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के तरीकों पर व्यापक चर्चा की। आज छठे सिख गुरु श्री हरगोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, धर्म, शक्ति और करुणा के संगम छठे सिख गुरु श्री हरगोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर वंदन एवं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। सत्य और समानता के लिए उनका संघर्ष तथा सामाजिक एकता व निर्भीकता की सिख संसार को राह दिखाती है। धर्म और न्याय की रक्षा के लिए समर्पित गुरु साहिब का जीवन सदैव प्रेरणादायक रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज एक दिवसीय मसूरी के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षण ले रहे अधिकारियों को संबोधित करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष आज दोपहर लगभग 1 बजे मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षण ले रहे अधिकारियों को संबोधित करेंगे और उन्हें कुछ टिप्स देंगे तथा नेतृत्व का मंत्र देंगे। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष अधिकारियों का मार्गदर्शन भी करेंगे। प्रशासनिक अकादमी में 127वां इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम राज्य सिविल सेवाओं से भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नत अधिकारियों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। इस पाठ्यक्रम में 19 राज्यों की सेवाओं से प्रोन्नत 97 अधिकारी शामिल हैं, जिनमें 73 पुरुष अधिकारी और 24 महिला अधिकारी हैं। यह कार्यक्रम विकसित भारत एक्ट 2047 की राष्ट्रीय दृष्टि और मिशन कर्मयोगी के रूपांतरणीय लक्ष्यों से प्रेरित होकर अधिकारियों को राज्य स्तरीय प्रशासनिक भूमिकाओं से राष्ट्रीय स्तर की नेतृत्वकारी जिम्मेदारियों में सुगम रूपांतरण के एक सुव्यवस्थित मंच को प्रदान करता है। इसका उद्देश्य नीति निर्माण, अंतरक्षेत्रीय समन्वय और संस्थागत नेतृत्व के लिए नैतिक, सक्षम और भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवकों का निर्माण करना है। यह कार्यक्रम 7 प्रमुख विषयगत स्तंभों सुशासन, व्यक्तित्व विकास, सहयोगात्मक अधिगम, प्रौद्योगिकी, नेतृत्व, अंतर्दृष्टि, उद्यमिता और क्षेत्रीय अवगाहन पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अपने 10 वर्ष पूरे कर चुका है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 पर कंटेनरेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आयुष मंत्री प्रताप राव यादव ने योग दिवस की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि यह प्रयास है कि इस कार्यक्रम को इतने शानदार और यादगार तरीके से मनाया जाए कि ये वैश्विक शांति, कल्याण और सद्भाव की सामूहिक यात्रा का प्रतीक बने। योग दिवस की इस महत्वपूर्ण कर्टेन रेंजर कार्यक्रम में आप सबको संबोधित करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यह एक विशेष अवसर है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के एक सफल दशक पूरा होने का प्रतीक है। आयुष मंत्रालय का प्रयास है कि इस कार्यक्रम को शानदार और इतने यादगार तरीके से मनाया जाए जो एक तरह से वैश्विक शांति, कल्याण और सद्भाव की ओर हमारी सामूहिक यात्रा का प्रतीक हो। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर साल IDY के आयोजन की एक थीम होती है। थीम के इर्द गिर्द ही गतिविधियों का योजना बनाई जाती है। IDY 2025 की थीम एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग। इस योग जैसा कि
घोषणा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये की है। 30 मार्च को अपने मन की बात में संबोधन की थी। यह थीम व्यक्तिगत संतुलन और वैश्विक सामंजस्य को बहाल करने की भारत की योग की शक्ति को रेखांकित करती है। योग दिवस पर आयोजित कर्टन रेजर कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 2014 में हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री ने योग की अवधारणा को देश और दुनिया के सामने रखा और आज वह एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है। इस बार को योग दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विशाखापत्तनम में मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून 2025 को विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। मुझे आपको यह बताते हुए बहुत खुशी है कि हमारी सरकार के सहयोगी आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री चंद्राबाबू नायडू गारू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस अवसर के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई हैं और पूरे राज्य में मजबूत और दीर्घकालीन योग संस्कृति बनाने के उद्देश्य से आंध्र प्रदेश सरकार ने योग आंध्रा अभियान शुरू किया है, जो एक सर्वथा अभूतपूर्व प्रयास है। इस प्रयास का उद्देश्य 10 लाख नियमित योग अभ्यासियों का एक समूह बनाना है, जो असाधारण रूप से महत्वाकांक्षी हो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 1 दशक पूरा होने पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की यात्रा को याद करने का भी अवसर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसकी शुरुआत 2014 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक अत्यंत दूरदर्शी प्रस्ताव के जोरदार अनुमोदन के साथ हुई थी। भारतीय संस्कृति की प्राचीन परंपरा और विरासत में निहित इस प्रस्ताव को 175 से ज्यादा सदस्य देशों का अभूतपूर्व रिकॉर्ड समर्थन मिला था। विशाखापत्तनम में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राष्ट्रीय कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधित्व द्वारा उत्पन्न दृष्टिकोण की शानदार अभिव्यक्ति होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत कल केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर ML जाट व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों एवं वैज्ञानिकों के साथ दिल्ली के बाहरी इलाके स्थित तिगीपुर गांव का दौरा कर किसानों से संवाद किया। इस अभियान के जरिए किसानों की समस्याएं सुनने, किसान वैज्ञानिक संवाद स्थापित करने और कृषि में प्रौद्योगिकी को तेज गति से आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले तिगीपुर में किसान चौपाल में किसानों से बातचीत की, जहां उन्होंने बीज उत्पादन, पॉलीहाउस खेती, स्ट्रॉबेरी उत्पादन और अन्य उच्च मूल्य फसलों से जुड़े उत्पादन को लेकर किसानों से संवाद किया। उन्होंने नवाचार करने वाले किसानों के अनुभव को जाना और उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे प्रगतिशील किसान देश की नई खेती के अग्रदूत हैं। इसके बाद कृषि मंत्री ने ड्रोन तकनीक का प्रदर्शन देखा, जिसमें कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव की आधुनिक विधियों को प्रस्तुत किया गया। उन्होंने वैज्ञानिकों से तकनीक की लागत, प्रभावशीलता और अनुकूलन के बारे में भी जानकारी ली। कृषि मंत्री ने पैदल भ्रमण कर नर्सरी का भी अवलोकन किया, अन्य किसानों से चर्चा की और उनकी खेती-बाड़ी से जुड़ी बातें भी जानी। तो 1 करोड़ से ज्यादा किसानों के बीच हमारी टीमें पहुंची हैं। अभियान अभी जारी है, कल तक चलेगा। गांव में भी अगर हम देखें तो लगभग 60,000 गांव हमारे लोग अभी तक जो कल तक के आंकड़े थे पहुंच चुके थे, और मैं पूरा प्रेस करके एक बार सब चीजें कंपाइल हम कर लें, जो नोडल अफसर राज्यों के वो पूरी रिपोर्ट, क्योंकि रोज की रिपोर्ट मंगा रहे हैं, उसके जो निष्कर्ष है, एक किसान को जानकारी देना, रिसर्च की, शोध की, अनुसंधान की, आधुनिक खेती की, टेक्नोलॉजी की, और दूसरे उनसे जो इनपुट मिल रहा है, उनसे जो जानकारी मिल रही है, उसके आधार पर हम रिसर्च की दिशा भी तय करेंगे कि किस चीज की जरूरत है। अभी अभियान चल रहा है, इसलिए मैं केवल अभी इतना कह सकता हूं कि पहली बार 2170 टीमें वैज्ञानिकों की गांव में उतरी,
किसान के बीच गई, सार्थक संवाद किया और हर जगह से 6-6 फोटो भेजते हैं एक कार्यक्रम के ऊपर। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि कृषि विभाग, वैज्ञानिक और कृषि विभाग राज्य के केंद्र के दोनों, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर कॉलेज, केबीके, सब एक टीम के रूप में किसानों के बीच में गए और बहुत सार्थक चर्चा हुई। इस 15 दिवसीय अभियान का समापन आज गुजरात के बारडोली में होगा। विभिन्न राज्यों के दौरे के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री कल गुजरात पहुंचेंगे। अब तक इस अभियान से वैज्ञानिकों की लगभग 2170 टीमों ने लगभग 1 करोड़ 8 लाख किसानों से संवाद किया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने आम आदमी की रसोई को राहत देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। लोगों को सस्ते दाम पर खाद्य तेल उपलब्ध करने और महंगाई पर लगाम लगाने से इस मकसद के साथ सरकार ने कच्चे खाद्य तेल की कीमत कम करने के लिए सीमा शुल्क 20% से घटाकर 10% कर दिया है। इनमें सूरजमुखी, सोयाबीन और ताड़ के तेल भी शामिल हैं। इससे कच्चे तेल और रिफाइंड तेल पर आयात शुल्क का अंतर 8.75% से 19.25% के बीच रह गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि सीमा शुल्क में कमी का उद्देश्य खाद्य तेलों की खुदरा कीमतों को कम करना है। इस नीति से न केवल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, बल्कि घरेलू रिफाइंड उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। कच्चे और रिफाइंड तेलों के बीच 19.25% का शुल्क अंतर घरेलू रिफाइंडों को प्रोत्साहित करेगा और रिफाइंड तेलों के आयात को कम करेगा। इससे किसानों को उचित मूल्य भी मिलेगा। खाद्य मंत्रालय ने खाद्य तेल उद्योग संघों को आदेश दिया है कि वे ग्राहकों को आयात शुल्क में कटौती का तुरंत लाभ दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बुधवार को झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के 7 जिलों को शामिल करते हुए भारतीय रेल की 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। स्वीकृत परियोजनाओं में से एक 133 किलोमीटर लंबे कोडरमा बरकाकाना ट्रैक के दोहरीकरण से संबंधित है। यह ट्रैक न केवल झारखंड के एक प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र से होकर गुजरता है, बल्कि इसके अलावा यह पटना और रांची के बीच सबसे छोटा और अधिक कुशल रेल संपर्क है। इस परियोजना से झारखंड में कोडरमा, चतरा, हजारीबाग और रामगढ़ जिलों की कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी और साथ ही बिहार की राजधानी पटना और झारखंड की राजधानी रांची के बीच रेल यातायात की सुविधाओं में विस्तार भी होगा। कोडरमा बरकाकाना डबलिंग 133 किलोमीटर, ये प्रोजेक्ट 3063 करोड़ का है और ये काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस प्रोजेक्ट है, 133 किलोमीटर का है और ये पटना और रांची के बीच में शॉर्टेस्ट लाइन है। इसको डबल करने से पटना से रांची के बीच में मूवमेंट काफ़ी स्मूथ हो जाएगा, काफ़ी नई गाड़ियाँ चलाई जा सकती है और हजारीबाग, छतरा, कोडरमा, रामगढ़, ये जो ज़िले हैं, इन जिलों को अच्छी कनेक्टिविटी इससे मिलेगी। 938 विलेजेस कवर होते हैं, बेनिफिट होते हैं इससे और 15 लाख पॉपुलेशन को इसका बेनिफिट मिलता है। 17 मेजर ब्रिजेस हैं, 180 माइनर ब्रिजेस हैं, 42 फ्लाईओवर्स हैं, 33 अंडरपासेस हैं और 30 मिलियन टन कार्गो इस डबलिंग के बाद में एक्स्ट्रा इस लाइन पे जाएगा। 7 करोड़ पेड़ लगाने से जितना कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्टर होता एटमॉस्फेयर से, उतना इस 30 मिलियन टन कार्गो को रोड से रेल की तरफ शिफ्ट करने से होता है। 32 करोड़ लीटर डीजल हर साल बचत होगी इससे देश की। झारखंड में इस प्रोजेक्ट को जूम किया है, कोडरमा, हजारीबाग और नीचे अरीगड़ा। अरीगड़ा बेसिकली बरकाकाना के पास में एक स्टेशन है, उसका नाम है। बरकाकाना, पतरातू, ये वाली लाइन है, ये वाली तोरी, ये वाली लाइन है। इस लाइन से कनेक्ट करता है ऊपर कोडरमा को। कोडरमा कनेक्ट होते ही सीधा ऊपर पटना की तरफ कनेक्टिविटी होती है और नीचे यहाँ से रांची से, ये फ्रॉम रांची है और वो टू पटना है। तो ये कनेक्टिविटी यहाँ से बहुत सिग्निफिकेंटली अपने को अच्छे तरीके से मिलेगी। इसका लाभ बहुत लॉन्ग टर्म रहेगा। एरिया में जितने हमारे आदिवासी बहुल गांव हैं, उन सबको इसका बेनिफिट मिलेगा, कई नई गाड़ियाँ चल पाएंगी। इसके साथ ही दूसरी रेल परियोजना 185 किलोमीटर लंबे बेल्लारी चिकजाजुर ट्रैक के दोहरीकरण की है। यह ट्रैक कर्नाटक के बेल्लारी एवं चित्रदुर्ग जिलों और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से होकर गुजरता है। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत
6,405 करोड़ रुपए है। निर्माण के दौरान इन परियोजनाओं से लगभग 108 लाख मानव दिवसों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होगा। स्वीकृत मल्टी ट्रैकिंग परियोजना लगभग 1,408 गांवों में कनेक्टिविटी बढ़ाएगी, जिनकी आबादी लगभग 28.19 लाख है। इसके अलावा इन परियोजनाओं से रेलवे नेटवर्क में 318 किलोमीटर की वृद्धि होगी। और कर्नाटका में प्रोजेक्ट बल्लारी चिकजाजूर बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, 185 किलोमीटर्स की डबलिंग है ये। 3,342 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। साउथ वेस्टर्न एरिया में मैंगलोर पोर्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट। अच्छा, मैंगलोर पोर्ट की और खास बात है, वी आर क्रिएटिंग अ मास्टर प्लान फॉर इम्प्रूविंग द रेलवे कनेक्टिविटी ऑफ मैंगलुरु एरिया, विच इंक्लूड्स हसन मैंगलोर की डबलिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन, उस एरिया में 2-3 बॉटलनेक से उनको रिमूव कर रहे हैं, and adding this line Ballari Chikjajur, this means lot of traffic which comes from parts of Andhra all the way up to Sikandrabad, Hyderabad, वहां से एक वेस्ट कोस्ट पे पोर्ट को कनेक्टिविटी मिलेगी। 29 मेजर ब्रिजेस है, 21 फ्लाईओवर्स है, 85 अंडरपासेस हैं और करीब 13 लाख पॉपुलेशन को इसका बेनिफिट मिलेगा। करीब 19 मिलियन टन एक्स्ट्रा कार्गो रोड से रेल की तरफ शिफ्ट होगा एंड दैट विल हेल्प our environment in a phenomenal way. 101 crore kilograms of CO2 बचेगा, which is equivalent to planting 4 crore trees. 20 करोड़ लीटर डीजल हर साल बचेगा। कर्नाटक और आंध्रा के बॉर्डर पे ये प्रोजेक्ट है बेल्लारी एरिया, और आंध्रा का कुछ हिस्सा है जो कवर होता है, उसके बाद में वापस ये कर्नाटक में आ जाता है ये प्रोजेक्ट। और अगर ट्रैफिक फ्लो के हिसाब से देखें, बेल्लारी एरिया ऊपर है नॉर्थ में, तोरनागुलु, बल्लारी, कोटी, ये सारा एरिया, गुंटकल, ये सारा एरिया है। ये भी एक काफी मेन लाइन मानी जाती है हमारी, रेणीगुंटा से गुंटकल, गडक, ये लाइन काफी मेन है। और ये नीचे बल्लारी से रायदुर्गा, रायदुर्गा से चित्रदुर्गा, चित्रदुर्गा से चिकजाजूर, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसका, ये मैं आपको कह रहा था, मैंगलुरु हसन, इस लाइन का डेवलपमेंट भी पैरेलल में अलग से चल रहा है, जो कि इससे ओवरऑल मैंगलोर पोर्ट विल बिकम नाउ एक्सेसिबल टू ऑल दोज एरियाज। अभी तक इन सब एरियाज के लिए पोर्ट होता था, या तो वास्को डी गामा ऊपर जाओ एमपीटी गोवा, या फिर उस तरफ जाओ कृष्णापट्टनम, ये 2 पोर्ट होते थे, और इस लाइन के होने से मैंगलुरु पोर्ट भी अवेलेबल हो जाएगा। रेलवे की तत्काल स्कीम के फायदे आम यूजर्स तक पहुंचाने और धोखाधड़ी रोकने के लिए भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के लिए नए नियम जारी किए हैं। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय रेलवे ने घोषणा की है कि 1 जुलाई 2025 से केवल आधार वेरीफाइड यूजर्स ही तत्काल ट्रेन टिकट बुक कर सकेंगे। रेल मंत्रालय ने 10 जून 2025 को सभी रेलवे जोन्स को निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि ये नियम तत्काल स्कीम के फायदे आम यूजर्स तक पहुंचाने के लिए है। आधिकारिक नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 1 जुलाई 2025 से तत्काल स्कीम के तहत टिकट केवल भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी कि IRCTC की वेबसाइट ऐप के जरिए आधार वेरीफाइड यूजर्स बुक कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त 15 जुलाई 2025 से मंत्रालय ने तत्काल बुकिंग के दौरान एक अतिरिक्त आधार लिंक्ड OTP वेरिफिकेशन प्रोसेस को अनिवार्य किया है। एजेंट्स पहले टिकट तत्काल के दौरान शुरुआती 30 मिनट में बुकिंग नहीं कर पाएंगे। ये प्रतिबंध एयर कंडीशन क्लासेस यानी कि AC क्लासेस सुबह 10 से 10:30 और नॉन AC क्लासेस के लिए सुबह 11 से 11:30 तक लागू होगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को कहा कि आगामी वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रद्धालुओं से बड़ी संख्या में पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आने की अपील भी की है। उपराज्यपाल ने पवित्र गुफा में प्रथम पूजा कर इस वर्ष की वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की है। ये यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि किसी को कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। उन्हें आना चाहिए और बाबा का आशीर्वाद लेना चाहिए। सभी बाबा के भक्तों से निवेदन करूंगा कि बड़ी से बड़ी संख्या में आवें। 3 जुलाई से यात्रा प्रारंभ होने वाली है और रक्षाबंधन 9 अगस्त तक चलेगी।
श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मिलकर के यात्री सुविधाओं में भी बड़ा विस्तार किया है। सुरक्षा की दृष्टि से भी हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, CRPF, बाकी हमारे CAPF के सभी अधिकारियों ने बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था की है। भीषण गर्मी व लू से पूरा उत्तर भारत इस समय बेहाल है। मैदान से लेकर पहाड़ तक तेज गर्मी से लोग झुलस रहे हैं। दिन के साथ रातें भी गर्म होने से उमस बढ़ी है। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन तेज धूप और 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गर्म हवाओं ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। बुधवार को विभिन्न मौसम केंद्रों पर तापमान 40.9 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। हीट इंडेक्स जो ये मापता है कि नमी को शामिल करने पर कितनी गर्मी महसूस होती है, खतरनाक 51.9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। दिल्ली में भीषण गर्मी के चलते भारतीय मौसम विभाग ने पूर्व में जारी येलो अलर्ट को बदलकर रेड अलर्ट कर दिया है। रेड अलर्ट में लोगों को सीधे धूप से बचने और विशेष रूप से दोपहर के समय घर से बाहर जाने से बचना चाहिए। तेज गर्मी के कारण बिजली की खपत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है और पानी की मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है। सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने 11 जून 2025 को पोखरण फायरिंग रेंज में अपने हाइब्रिड वीटॉल UAV रुद्राक्ष का परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है। यह परीक्षण भारतीय सेना द्वारा निर्धारित प्रदर्शन मापदंडों के अनुरूप किया गया था, जिसमें वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग, सटीक लक्ष्यीकरण और लचीलापन शामिल है। चलते चलते आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ा एक खास वीडियो। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए संसा टीवी के साथ। नमस्कार।